ईरान की जीत मगर किस बात पर? वो तंग रास्ता जो ईरान को मजबूत करता है। इसराइल का अरबपति ईरान के निशाने पर। सफीर पर हमला क्यों हुआ? क्या इसराइल झुक जाएगा? इसराइल कैसे तबाह होगा? क्या बदला पूरा हो गया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? इंडिया के लोग ईरान के निशाने पर। पाकिस्तानी इजरायली के मुलाजिम और अरबपति शख्स की इन्वेस्टमेंट कैसे हुई? कुछ तहलका अंगेज खबरें आज के ब्लॉग। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर इजराइल और इस वक्त ईरान के दरमियान मार्का क्या चल रहा है और ईरान की सबसे बड़ी जीत कहां पर होती है। लेकिन इस मार्के को समझने से पहले चंद वाकयात पर आपको निगाह दौड़ाना पड़ेगी और फिर मैं आपको वो हकायक बताऊंगा जो तहलका अंगेज होंगे। आइए इससे पहले कि मैं आपको ईरान की दिफाई लाइन बताऊं, जरा सा इस चीज को समझते हैं। समंदर में वो तंग तरीन रास्ता कि जहां से समंदर खुश्की के दरमियान बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है, जैसे यहां आपको नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं स्ट्रेट। उर्दू में इसे आबनाह कहा जाता है। और वो जगह के जो कि ईरान और यूएई यानी कि यूएई और ओमान के दरमियान सबसे करीब तरीन हो जाती है, जिसे आबनाए हुर्मज या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंतहाई अहम है और यहां से तकरीबन 25% दुनिया की तिजारत का तेल यहां से जाता है। बल्कि अगर आप अशिया यानी कीमती चीजों की भी बात करें तो वो यहीं से गुजरती है। ये वो जगह है जिसे ईरान हमेशा अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करता है और ईरान इसे बहुत बड़ा अपना हथियार समझता है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो आपको नजर आ रही है, बेसिकली ये गल्फ ऑफ पर्शियन और गल्फ ऑफ अरब गल्फ को अलग अलग करती है। ये जिस जगह पर आकर खुलती है वो बिल्कुल वो जगह है जहां पर आकर पाकिस्तान शुरू होता है। और ये तंग रास्ता तकरीबन अगर आप इसकी लंबाई को देखें तो ये 169 किलोमीटर लंबा है और अगर आप इसकी चौड़ाई को देखिए तो किसी जगह पर ये सिर्फ और सिर्फ 32 किलोमीटर हो जाता है और कुछ जगहों पर आकर ये तकरीबन 70 किलोमीटर के करीब हो जाता है। यहां से कोई भी जहाज गुजरता है तो यकीनी तौर पर वो किसी न किसी तौर पर कहीं पर भी ईरान या यूएई या ओमान की सरहद के पास से ही गुजरता है। अब ये वो जगह है जहां से जाहिर है 25% दुनिया का माल निकलता हो। वहां पर अगर इस तंग रास्ते को अगर बंद कर दिया जाए तो दुनिया भर की तिजारत को नुकसान हो सकता है। इस जगह पर अमेरिका और ईरान के दरमियान अक्सर अक्सर बल्कि कई बार यहां पर तनाव की कैफियत रही है। ईरान ने धमकी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यानी इस तंग रास्ते को बंद कर सकता है। मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं वो इस जंग का एक अहम उनसर है। इस गुफ्तगू को यहां पर रोककर हम जरा सा एक और बात करते हैं। हाल के दिनों में इसराइल और हमास के दरमियान फैला हुआ तनाव और जब इसराइल ने गजा पर बेदर्दी से हमला किया तो हमले के बाद से ये तनाव काफी पाया जाता था। लेकिन अगर आप ये देखिए कि यहां पर ईरान ने इस हवाले से इसराइल के खिलाफ सख्त बयान दिए और ईरान की ही एक बहुत अहम इत्तेहादी जमात जिसे हिजबुल्लाह कहा जाता है उसने इसराइल पर हमले भी किए। लेकिन जरा सा इसराइल और ईरान के ताल्लुकात को समझने से पहले इसराइल और ईरान के दरमियान फासले को देखते हैं। इस नक्शे में आपको एक बात वाज़ेह तौर पर नजर आ रही होगी कि ये ईरान है। ईरान से फासला ईरान के बराबर में है इराक और इराक के बाद सीरिया और सीरिया के बाद जाकर वो मिलता है, वो सरहद मिलती है इसराइल के साथ। यानी कि ईरान और इसराइल की सरहदें आपस में नहीं मिलती है। अब दोनों के दरमियान प्रॉक्सीज जलती है और ईरान खास तौर पर वहां पर हमलों के लिए हिजबुल्लाह का इस्तेमाल करता है, जो कि हिजबुल्लाह शाम में मौजूद है। हुआ ये कि किसी भी दुनिया भर का एक उसूल है कि किसी भी मुल्क के सफीर को कत्ल कर देना या सिफारत खाने पर हमला उस मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाता है। इस बात को इस तरह से समझिए कि अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में रूस की कोई सिफारत खाना मौजूद है तो वो रूस की जायदाद है, न कि पाकिस्तान की। अगर यहां पर रूस पर कोई हमला होता है तो इसे बराह रास्त रूस पर हमला समझा जाएगा
अगर वो सिफारत खाने पर हमला होता है। यानी कि बिल्कुल इसी तरीके से शाम में दमिश्क में जब ईरानी सिफारत खाने पर हमला हुआ और उसमें पासदारान इनकलाब के लोग वहां पर उनको निशाना बना गया, तो इसे ईरान ने अपने ऊपर हमला तस्वुर किया और यकीनी तौर पर ईरान के कई लोग इस तरह से मारे जा चुके हैं। अब ईरान की अवाम और ईरान के अंदर इस हवाले से शदीद रद्द अमल पाया जाता था। अब ईरान के पास कई रास्ते थे। सबसे पहली बात तो यह कि वो किसी तौर पर भी हिजबुल्लाह को ज्यादा एक्टिव करता है और वहां पर अटैक करता है? नहीं। क्या वो यहां से हौसी बागियों को यहां पर एक्टिव करता है यमन में और ये रास्ता रोका जाता है? नहीं। अब मामला यहां था कि यहां पर ईरान पर क्योंकि बरह रास्त हमला हुआ था, इसलिए ईरान पर ज्यादा दबाव इस बात का था कि ईरान बरह रास्त हमला करे। ईरान यहां से अगर बरह रास्त हमला करता है तो उसे यकीनी तौर पर इराक की हुदूद को पार करना है, उसे किसी भी तौर पर जॉर्डन की हुदूद को पार करना है, यानी कि उसे क्रॉस कर कर जाना है। और अगर वो यहां से मिसाइल दागता है तो उन मिसाइलों में इतना लंबा फासला है, यानी कि अगर यहां ईरान से कोई मिसाइल फायर होता है तो इराक से शाम और शाम से इसराइल तक पहुंचने में उसे बहुत ज्यादा वक्त चाहिए। और इसराइल के और ईरान के पास जो मिसाइल है वो आमतौर पर 200 किलोमीटर की स्पीड से जा सकते हैं। इसलिए इसराइल और अमेरिका के पास इस हवाले से काफी वक्त होता है कि वो इन्हें या तो रास्ते में खत्म कर सके या अपनी हुदूद के अंदर आते हुए खत्म कर दे। अब एक तरीकाकार तो ईरान ने यह इस्तेमाल किया और यह हमला किया, मगर जो ईरान के पास सबसे बड़ी दिफाई लाइन यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है वो सबसे अहम टारगेट है। और इस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे क्या हुआ ये बात समझने की जरूरत है कि वहां पर मामला किस तरीके से हुआ। अब आते हैं कहानी के दूसरे और सबसे अहम रुख पर, और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज और इजराइल का सबसे अरबपति आदमी। अगर इजराइल के 4 अरबपति लोगों को निकाला जाए, यानी कि 4 सबसे ज्यादा मालदार लोगों को निकाला जाए, तो उसमें से जो सबसे अहम नाम आता है वो आता है एयाल ऑफर का। एयाल ऑफर का काम यहां पर दुनिया भर के अंदर फैला हुआ है और एयाल ऑफर एक शिपिंग कंपनी के साथ साथ रियल एस्टेट और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के कारोबार में मुंसलिक है। दुनिया भर के जो अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त बनाई जाती है उसमें जहां पर एयाल ऑफर का नाम जरूर 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 शामिल होता है। एयाल ऑफर एक बहुत ही पक्का यहूदी है। उसके वालिद, उसके फादर समी ऑफर ने ये कंपनी बनाई थी और कहा जाता है कि इजराइल को कायम करने और इजराइल को इब्तदाई तौर पर शिपिंग कॉर्पोरेशन देने और इजराइल को तमाम बड़ी माली मदद करने में इसी सनी ऑफर का बड़ा अहम किरदार था। उसी का बेटा एयाल ऑफर एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी चलाता है जिसे जियोडिक कहा जाता है। जियोडिक को अगर आप देखें तो तारीख में जियोडिक का मतलब वो जो सितारे आपको नजर आते हैं जिसे एस्ट्रोलॉजिकल आप कहते हैं, या जिसे आप मुख्तलिफ लोग इसे मुख्तलिफ नाम देते हैं, और जिसमें हम ये कहते हैं कि जनाब एक बाइबेलियन थ्योरी भी पेश की जाती है कि दुनिया को में जो है ये सितारों के ऊपर जो जन्नत है उस तस्वुर को क्या जाता है और उसमें से 12 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। आमतौर पर आप इसे मुख्तलिफ आपने देखा होगा जो जानवरों के सिंबल्स बने हुए होते हैं, जियोडिक उसको कहते हैं। वो कंपनी इनकी है। जियोडिक कंपनी का एक जहाज इस इलाके से गुजर रहा था और वो यूएई यानी कि दुबई से माल लेकर इंडिया जा रहा था, जिसमें जो लोग काम कर जिसके ऊपर झंडा पुर्तगाल का लगा हुआ था। लेकिन ईरान के पास इस हवाले से मुकम्मल मालूमात थी कि ये एयाल ऑफर का जहाज है और ये जियोडिक कंपनी का जहाज है। एयाल ऑफर इस वक्त इसराइल के अंदर जो बड़ी इन्वेस्टमेंट और खास तौर पर वहां पर हॉस्पिटल्स काम करने से लेकर वहां पर फौजी इमदाद से लेकर वहां जो दीगर इमदाद दी जाती है उसमें एयाल ऑफर का एक बहुत बड़ा किरदार है। एयाल ऑफर ने दुनिया भर के अंदर इसराइल की शनाख्त को उजागर करने के लिए बड़े बड़े म्यूजियम्स भी बनाए। तो एयाल ऑफर को इसराइल की जहां पर मईशत के लिए एक अहम नाम कहा जाता है, वहां एयाल ऑफर का जो काम है उसे इजरायली गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मानती है। इसलिए एयाल ऑफर के जहाज को पकड़ने पे इसराइल को यकीनी तौर पर कुछ न कुछ मामला होंगे। ईरान के पास ये मुकम्मल मालूमात थी कि एक बहुत बड़ा जहाज जो कि जियोडिक कंपनी का है और वो एयाल ऑफर का जहाज है वो यूएई से निकलकर 13 तारीख को यानी कि 13 अप्रैल को निकलकर
वो इंडिया जा रहा है। अब यकीनी तौर पर उसे उसी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजरना है, यानी कि उसे इसी तंग रास्ते से गुजरना है। जब वो वक्त आया कि जरा सा ये जहाज हटा, और जहाज हटकर जैसे ही वो आबनाए हुर्मज यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर जाता है और तकरीबन यूएई से 50 किलोमीटर अंदर जाता है, तो ये बहुत करीब होता है ईरानी सरहद के, बल्कि ये ईरानी सरहद को छू रहा होता है। ईरान के पास इससे अच्छा मौका नहीं होता, क्योंकि वो उसकी सरहद में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुआ होता है। यहां पर आकर 13 तारीख को एक ऑपरेशन होता है, और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि जिसे पासदारान इनकलाब कहा जाता है, वो उनकी बाकायदा फौज वहां जाती है और जहाज को अपने कब्जे में ले लेती है। ये वो जगह है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव यानी सबसे ज्यादा हसास तस्वुर की जाती है। एक अरबपति आदमी का, एक जिसका बड़ा इन्फ्लुएंस है इसराइल के अंदर, उसके जहाज को उठाकर लेकर जाना और फिर उस पर एक शोर मचना यकीनी सी बात थी। इसराइल ने इसे जंग का आगाज करार दिया, मगर अगले ही दिन इस पर काफी सख्त बैन आता है। इसमें जो लोग शामिल थे उसमें न सिर्फ इंडियन शामिल थे, बल्कि इसके स्टाफ में 4 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। पाकिस्तानी, बहुत सारे लोगों ने इस बारे में एतराज किया कि क्या पाकिस्तानी इसराइल में मुलाजमत करते हैं? नहीं जी जनाब, ये इसराइल में मुलाजमत नहीं करते, बल्कि ये जहाज पुर्तगाली झंडा लगाकर ये गया था, और ये एक इंटरनेशनल कंपनी है कि जो कि लंदन के बेस पर काम करती है। अब मामला क्या है, जब ये जहाज वहां पर उठा लिया गया और पासदारान इनकलाब ने, आपको ये वीडियो फुटेज में वाज़ेह तौर पर नजर आता होगा कि हेलीकॉप्टर के जरिए उनका पासदारान इनकलाब के लोग अंदर दाखिल हुए उस जहाज को, क्योंकि बकौल ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के ये जहाज उनके पानियों में मौजूद था और उसे वहां से लिया गया। अगर आबनाए हुर्मज को बंद कर दिया जाए और आबनाए हुर्मज में फैली हुई टेंशन को मजीद अगर आगे बढ़ाया गया, तो दुनिया भर के अंदर न सिर्फ ऑयल की कीमतें शूट कर जाएगी, बल्कि शूट करने के साथ साथ बहुत सारे रास्ते भी बंद हो जाएंगे। इसराइल के पास दुनिया से आने के लिए ये आबनाए हुर्मज का रास्ता बहुत ही करीबी तस्वुर किया जाता है, और यहीं पर से उसके बहुत सारे जहाज जाते भी हैं। आबनाए हुर्मज से अगर मामला होता है तो ईरान इसे अपनी दिफाई लाइन के तौर पर इस्तेमाल करता है। अब आ गया जहाज। दूसरी तरफ ईरान ने यहां से मिसाइल भी दागे, लेकिन मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि उनका फासला बहुत ज्यादा होना और उस टेक्नोलॉजी का वहां तक का जाना इतना आसान काम नहीं था, इसलिए इसमें से अक्सर मिसाइल को रोक दिया गया दरमियान में। लेकिन अगर ईरान इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करने में कामयाब हो जाता है और यहां से इजरायली और अमरीकी जहाजों को गुजरने नहीं देता, तो इससे दुनिया भर में हलचल मच जाएगी। मगर हमारी मालूमात, ताजा मालूमात यह है कि इस हमले के लिए बाकायदा ईरान ने स्विट्जरलैंड के जरिए अमेरिका को पैगाम पहुंचाया था कि वो ये हमला करने वाला है और अमेरिका इसके बीच में ना आए। जैसे ये हमला हो गया, यानी कि जो मिसाइल दागे गए, उसके बाद ईरान का बयान आया कि जनाब हमारा बदला पूरा हो गया, मगर इजराइल ये कहता है कि वो इस बात को आगे बढ़ाएगा। अब इजराइल में इस हवाले से प्रेशर जरूर मौजूद है कि वो इस मामले को आगे बढ़ाएगा। दूसरा सवाल यकीनी तौर पर आपके ये होगा कि आखिर ईरान ने स्विट्जरलैंड के सिफारत खाने के जरिए अमेरिका को क्यों ये बात पहुंचाई। आपको याद होगा कि सन 1979 में जब अमेरिकन एम्बेसी पर उस वक्त कब्जा किया गया था और अमेरिकन एम्बेसी में लोगों को जब वहां पर कैद किया गया था, तो उसके बाद से अमेरिका ने अपना कोई भी सफीर या कोई भी अपना सिफारती अमला ईरान नहीं भेजा। इस वक्त ईरान में अमेरिका के सिफारत खाना मौजूद नहीं है, बल्कि एक कानून के मुताबिक वहां पर कोई दूसरा मुल्क इनकी मदद कर सकता है। तो ईरान को अगर कोई भी सिफारती पैगाम अमेरिका को पहुंचाना होता है, तो वो उसके लिए स्विट्जरलैंड के सिफारत खाने का इस्तेमाल करते हैं और स्विट्जरलैंड का सिफारत खाना वहां पर जाकर उस बात को आगे पहुंचाता है। तो इस हवाले से बात को वहां पहुंचा दिया गया था, मगर दुनिया ये समझ रही है कि अब ईरान ने जब ये मिसाइल दाग दिए और ईरान ने कह दिया कि हमारा अब बदला पूरा हो चुका, तो ये मामला खत्म हो चुका। नहीं, ये मामला सारा का सारा इस एयाल ऑफर के मामले में रुका हुआ है। एयाल ऑफर एक बहुत बड़ा सरमायादार है और इसराइल को उसकी जरूरत है। अगर उनके जहाज में मामला होता है और अगर ये बॉर्डर नहीं खुलता और वहां पर मजीद इसराइल या अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले जहाजों को रोका जाता है, तो इस मामले में बहुत ज्यादा शिद्दत पैदा हो सकती है। मजीद इस हवाले से अपडेट्स के लिए और इस सारी मजीद सूरत हाल को जानने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसमें मजीद आपको डिटेल्स देंगे कि मजीद इसमें पेशरफ्त क्या हो रही है और इस सिलसिले में क्या हो रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह के बाद।